नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, पृष्ठ रसायन का दोस्तों वन शॉट देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा टॉपिक को आपका कवर किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा चैप्टर जो है हम आपको एक वीडियो में करवा देंगे, ठीक है, पूरे मन और शिद्दत से देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग आइए, अगर प्रवेश कीजिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना करवा देंगे ना बस इस चैप्टर में वही आपको पढ़ना है। बस इस चैप्टर को पूरा देखने की जरूरत है, बाकी आप लोग एकदम भौकाल मचा देंगे इससे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर आप लोग पहले पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी क्लास लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिसके माध्यम से आप लोग क्लास बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा गया तो पीडीएफ नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं एकदम मजे और शानदार तरीके से। देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन वन शॉट चैप्टर 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए, ठीक है, तो एक बार ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम में 100% लगता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूछा गया पहला क्वेश्चन जो आपका है प्यारे बच्चों, देखो नंबरिंग मत देखना, ठीक है, नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि मैंने आपको क्या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया। जो सिलेबस में पहले टॉपिक है उसी टॉपिक को मैंने कर लिया। पहले आपका अधिशोषण के बारे टॉपिक में तो वही मैंने लेकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहा गया कि अधिशोषण क्या है। पहले ये जानो अधिशोषण का मतलब क्या होता है। मतलब देखो, जैसे कोई अधिशोषक है, मान लो कोई वस्तु है, जैसे कि मान लो क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई चीज अगर आकर के आकर्षित होगा, मान लो इसको जो वस्तु है आपका अधिशोषक कहलाता है। ध्यान दो, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये जो मैंने आपका पढ़ा नहीं, ये आपका अधिशोषक है। और इस पर कोई आकर के चिपकेगा ना, जैसे इस पर कोई पदार्थ आकर चिपकेगा ना, इसके आगे पीछे, ठीक है, इसके आगे पीछे जो भी कुछ आकर के चिपा कर आए, ठीक है, तो ये जो चिपकने वाला जो गोल गोल पदार्थ है ना, इसको हम लोग अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके जो चारों ओर जो चिपकता है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आकर के जो पदार्थ बैठता है इसको हम लोग अधिशोषण कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाई अधिशोषक पर अधिशोषण की क्रिया की जो प्रक्रिया कहलाई है, ये आपका अधिशोषक कहलाए। नहीं समझ में हम आपको याद करा देंगे, गारंटी ले लो। ये जो आपका ये वाला पदार्थ है प्यारे बच्चों, ये क्या था? अधिशोषक था, अधिशोषक था। और गोल गोल जो चिपका हुआ है ना, वो आपका अधिशोष था। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका कोई चीज है, ठीक है, मान लो खाने वाला चीज है, तो इसके चारों ओर क्या आएंगे, चारों लोग लोग खाने आएंगे। वो खाना हो गया आपका अधिशोषक हो गया, और खाने वाले जो लोग हो गए वो आपका अधिशोष हो गया। और ये जो पूरी प्रक्रिया जो कहलाए, यही आपका अधिशोषक कहलाता है। देखो याद हो जाएगा। आप देखो थोड़ा सा वेट करो। या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर दुर्बल बांडरबल्स, यानी कि एकदम दुर्बल बेचारा कमजोर होता है, दुर्बल बांडरबल्स के द्वारा जुड़ता है या उसकी सतह पर चिपकता है, तो उस क्रिया को हम लोग अधिशोषण कहेंगे। जैसा कि मान लो कोई पदार्थ है प्यारे बच्चों, तो इस पर जो भी पदार्थ आकर के चिपका, तो दुर्बल प्रबल नहीं मेरे प्यारे, दुर्बल बेचारा कमजोर है, ठीक है, दुर्बल बांडरबल्स के कारण इस पर आकर के चिपका, ठीक है। तो इस पर जो आकर के चिपका, ये जो चिपकने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग अधिशोषण कहेंगे। बहुत आसान परिभाषा है, और मुझे लगता है ना कि मैं आपको पूरे प्रयास करता हूं कि सबसे आसान परिभाषा में समझा दूं, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अधिशोषक क्या था? चरखुट वाला था वो आपका अधिशोषक था, और चिपकने वाला जो बंदा है वो आपका अधिशोषक है। और ये जो चिपकने की प्रक्रिया हुई अधिशोषक पर, इस प्रक्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं भी हुआ तो अगला स्टेप पढ़ोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि वाह याद हो गया, वाह ऐसे करोगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा पॉइंट देखो। जो पदार्थ चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस पर चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, पदार्थ आपका ये वाला था, ठीक है, तो ये पदार्थ है प्यारे बच्चों, तो ये तो हमको अधिशोषक है पता है, क्योंकि जो जिस पर चिपकता उसे अधिशोषक कहते हैं। तो यदि शोषक है तो इस पर चिपकने वाला क्या होगा? अधिशोष होगा। जो किस पर किसी पर चिपकता है उसको अधिशोष कहते हैं। जैसे इस पर कुछ पदार्थ आकर के चिपका, ठीक है, तो ये जो चिपक रहा है ना पदार्थ आकर के, ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चों आपका अधिशोष कहलाता है।
ठीक है। जैसे आप लोग देखो ये आप लोग देख लोगे, पढ़ लोगे तब दीवाना हो सकेगा, इतना में याद हो जाएगा। देखो जब अमोनिया गैस के बीच चारकोल को रखा जाता है, देखो जब अमोनिया गैस को चारकोल के बीच रखा जाता है, मान लो यही आपका चारकोल है, ठीक है, चारकोल को रखा गया था, अमोनिया गैस चारकोल के सतह पर, जो अमोनिया गैस है प्यार बच्चों, ये चारकोल सतह था, ये चारकोल मान लो, ये आपका चारकोल है, तो चारकोल के सतह पर आकर के क्या हुआ, ये चारकोल के सतह पर आकर के चिपक गया अमोनिया। तो इस प्रक्रिया को, ये जो चिपकने की प्रक्रिया हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चारकोल जो है अधिशोषक है, क्योंकि इस पर आकर के कोई पदार्थ चिपक रहा है, इसलिए अधिशोषक हुआ। और अमोनिया अधिशोष हुआ क्योंकि यहाँ आकर के चिपक रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, चिपक हो रहा है, ठीक है, चिपक रहा है। तो इस चिपकने की जो प्रक्रिया है, इस चिपकने की प्रक्रिया जो आपका कहलाता है, वो आपका अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। चिपकने के क्रिया को क्या कहते हैं, अधिशोषण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सुधार देंगे, ये आपका चिपकने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाता है। तो ये प्यारे बच्चों देख सकते हो कितना आसान था, एकदम एक बार में आपका क्लियर हो गया। मान लो एक कलम है, ठीक है, कलम जो प्यारे बच्चों आपका क्या है, अधिशोषक है। और इस पर जो भी चीज आकर के चिपकेगा, धूरी जो होगा, गंदा होगा, इस पर जो भी आकर के चिपकेगा, तो वो जो है ना, वो आपका अधिशोष कहलाएगा। और ये इस पर जो गंदा जो है, धूरी जो है, चिपकने की प्रक्रिया जो होगी, ये आपका अधिशोषण कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, एकदम आसान चीज है, ठीक है। जैसे आप लोग कॉपी वगैरह होगा, आपका धूल जम जाता होगा, तो आपका जो कॉपी हुआ आपका अधिशोषक हुआ, और धूल जो हुआ अधिशोष हुआ, और धूल जमने की जो पूरी प्रक्रिया हुई वो आपका अधिशोषण हुआ। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ जाएंगे, मेरे हम समझा दे, आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए पूरा प्रयास किए कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो अब शोषण क्या है, ठीक है, ये जो है अब शोषण है क्या, देखो अधिशोषण से पता चलेगा अधिशोषण है। अब ये अब शोषण है क्या, ये अधिशोषण तो पढ़ लिए। अब यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है अवशोषण, अवशोषण है क्या, छेना देखे हो, ठीक है, मिठाई देखे हो कभी, देखो समझ जाओगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा, देखो समझ जाओगे। वह इसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर, अब समझ गए होंगे आप लोग अब, ठीक है, वह इसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ, जैसे कि ये मान लो आपका कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ मान लो रसगुल्ला है, आपका क्या है, रसगुल्ला है, ठीक है, एक पदार्थ, ठीक है, दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर, जैसे कि ये आपका छेना था, ठीक है, तो छेना के अंदर क्या होता है, क्या होता है बताओ, ये मान लो ये आपका मलगोवा है, ठीक है, छेना है, ये आपका क्या है, छेना है, ठीक है, इसके अंदर जो है चाशनी प्रवेश करेगा, यानी कि चीनी का जो प्यारे बच्चों जो चीनी होता है, ठीक है, चीनी का जो चाशनी होता है, चाशनी लिख देते हैं, ठीक है, चाशनी, ठीक है, चाशनी प्रवेश क्या, ये तो चाशनी है ना प्यारे, यही आपका क्या कहया, अवशोषण कहलाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, छेने के अंदर जो प्रवेश कर, अंदर तक प्रवेश करा चाशनी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर, ये जो सतह है ना, इसके अंदर जो प्रवेश कर रहा है ना, इसके अंदर, जैसे कि मान लो प्यारे आप लोग रसगुल्ला खाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, चीनी का चाशनी होता है, तब ना मीठा लगता है। या सब्जी खाते हो, उसके अंदर नमक नून क्या बोलते हैं, मसाला वगैरह गया, तभी ना वो स्वादगर बना। तो क्या हुआ, स्थूल के अंदर प्रवेश किया, ठीक है, यानी कि वो अंदर तक प्रवेश किया, तो इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। जैसे कि हम क्या होता है, एक होता है आलू, आलू होता है, तो आलू पर एक होता है नमक लगा कर खाते हैं, एक होता है चोखा, चोखा का होता है अंदर तक प्रवेश कर देता है, आलू का होता है ऊपर से लेके खाते हैं, तो ऊपर से वो आपका क्या हुआ, अवशोषण, और जो अंदर तक प्रवेश किया उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, अधिशोषण, ठीक है, अवशोषण, सॉरी अवशोषण। यानी कि अवशोषण का मतलब ये है कि अंदर तक प्रवेश करेगा, ठीक है, और अधिशोषण में क्या था कि बाहर तक प्रवेश था, ठीक है, समझ लो, ये था एकदम आसान है, मैं प्रयास करूँ आपको समझ, इतना आसान चीज समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा, एकदम आसान है। यानी इसका मतलब है कि बाहरे बाहरे आपका नहीं, अंदर अंदर तक प्रवेश कर जाता है, ये आपका क्या हुआ, अवशोषण हुआ। और अधिशोषण का होता है बाहर बाहर एकदम क्या हुआ, आपका चिपक गया, लेकिन अवशोषण में अंदर तक प्रवेश कर गया, ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो ये आपकी प्रक्रिया जो कराई प्यारे बच्चों, ये आपका अवशोषण करा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, इतना आसान तरीके से समझाए, बिल्कुल याद हो गया। चलिए ये भी टॉपिक क्लियर, तो आओ नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा, स्पंज में देखो, स्पंज वाला एग्जांपल है। जैसे स्पंज के अंदर चीनी का चाशनी प्रवेश करना अवशोषण है, जैसे चीनी के अंदर, ठीक है, स्पंज के अंदर, जैसे कोई स्पंज है, ठीक है, तो इसके अंदर जो चीनी प्रवेश किया ना, तो चीनी पर प्रवेश करने की जो क्रिया हुई, इसी को हम लोग कहेंगे अवशोषण, क्या कहेंगे, अवशोषण। अब देखिए यहाँ पर आपका विशोषण भी है, देखो आधे शोषण पढ़ लिए, अवशोषण पढ़ लिए, अब विशोषण भी तो आएगा ही, क्योंकि अवशोषण पढ़े तो विशोषण को भी आना जरूरी था। देखो कैसे आपको याद रखना है,
किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोष के हटने की क्रिया विशोषण कहलाता है। जैसे कि कोई पदार्थ था, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इस पर जो अधिशोष जमा हुआ था, ठीक है, इस पर जो अधिशोष था, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, हट गया। तो ये हटने की जो प्रक्रिया हुई, ये चिपका हुआ था इसमें, इसमें जो हटने की जो प्रक्रिया हुई, इसी को विशोषण कहा जाता है। जैसे कोई पदार्थ था, ठीक है, पदार्थ तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप पर भी धूलकण जम सकता है, ठीक है, पदार्थ कोई भी था, ठीक है, इस पर था कि क्या चिपका हुआ था अधिशोषण के कारण, लेकिन क्या हुआ, ये विशोषण कर लिया, यानी कि इससे जुदाई हो गया, ये जो भी सटा हुआ था, इसके संपर्क में था, ये सारा इससे हट गया, ठीक है, ये सारा हट गया, तो ये आपका विशोषण हो गया। क्या है, किसी अधिशोषक के सतह से किसी अधिशोषक के हटने की प्रक्रिया विशोषण कहलाता है। क्लियर हुआ ना, एग्जाम क्लियर होगा और याद भी आपको हो जाएगा, और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट जरूर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग नहीं लिए, ठीक है, एक बार आपको हम बोल देते हैं, देखिए 100% लड़ता है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करते हैं जरूर से लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग एकदम फाड़ सके। बहुत आसान सिलेबस है, टॉपर बने, ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ नोट जरूर लीजिए या बैच ज्वाइन कर लीजिए। देखिए बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सब में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप बैच ज्वाइन नहीं कर सकते तो पीडीएफ नोट जरूर लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, नंबर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर को कांटेक्ट करना है, ठीक है प्यारे, चलो आ जाओ। ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर, देखो चारकोल को गर्म करने से उसके सतह पर क्या उपस्थित अमोनिया गैस को हटने की प्रक्रिया विशोषण कहलाता है। देखो पूछेगा बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में कि चारकोल को गर्म करने से उसके उपस्थिति में अमोनिया से गैस हटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दे देगा भौतिक रासायनिक अधिशोषण, दे देगा विशोषण, अपशोषण, अधिशोषण। तो आपको याद रखना विशोषण होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसके अधिशोषक के सतह से अधिशोष से हट रहा है, तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे विशोषण। अब देखो अधिशोषण की क्रिया निम्न ताप पर, देखो यहाँ पर ध्यान देना, अधिशोषण की क्रिया निम्न ताप पर, जबकि अधिशोषक उच्च ताप पर हो, यानी कि अधिशोषण जो होता है निम्न ताप पर और अधिशोषक उच्च ताप पर होता है, ये आपको बताता है, ठीक है। एकदम ओवरऑल ठीक है कि नहीं, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आराम से एकदम कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितना करवा रहा आराम से करो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, और पढ़िए भी, और बैच भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्या कि इंपॉर्टेंट क्लास भी आपका होगा, ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर मैंने दिया था, उसी पर कॉन्टेक्ट करना। चलिए आइए, देखो यहाँ पर आपका हो गया। देखो अधिशोषण के प्रकार, देखो अधिशोषण तो पढ़ रहे हैं हम, तो पता चल गया अधिशोषण है क्या, कि कोई वस्तु है, ठीक है, वास्तु है, ये वास्तु है जो अधिशोषक है, इस पर अगर कुछ भी जमेगा आकर के तो वो आपका अधिशोष हुआ, चिपकेगा अधिशोष होगा, और ये चिपकने की जो पूरी प्रक्रिया होगी आपका अधिशोषण कहलाएगा। अधिशोषण क्लियर। ये अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण होता है, एक रासायनिक अधिशोषण होता है। भौतिक अधिशोषण मजबूत, भौतिक अधिशोषण कमजोर होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण होता है एकदम कमजोर ताकतवर होता है, ठीक है, किसी को बेच सकता है। लेकिन भौतिक अधिशोषण क्या है, कि भौतिक अधिशोषण बेचा है कमजोर है, ठीक है, क्या है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा क्या है। भौतिक अधिशोषण, व्हाट इज द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा कितना बढ़िया है। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, जब अधिशोष और अधिशोषक के भी, जैसे कि देखो ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो आपका है क्या अधिशोषक है, तो अधिशोष, अधिशोष से मान लीजिए इसके चारों तरफ ये वाला अधिशोष है, ठीक है, ये अधिशोष है। अगर अधिशोष और अधिशोषक के बीच कमजोर बॉन्ड पास पाया जाए, ये इनके बीच जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है, इनके बीच अगर कमजोर बॉन्ड पास लगेगा, कमजोर बॉन्ड पास लगेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। चारकोल को, ठीक है, चारकोल पर निम्न ताप पर अमोनिया गैस को अवशोषित करना, चारकोल को निम्न ताप पर है, ठीक है, गैस को अवशोषित करना, तो ये आपका हुआ, ठीक है, दिख रहा है आपको, नहीं बताओ, ये वाला आपका जो है प्यारे बच्चों, यही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्यारे, तो याद रखना ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाएगी, ये आपका भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। याद हुआ कि नहीं, देखो बहुत आसान है, मैं बोलता हूँ, आप लोग इधर मत देखिए हमको, देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखो जब अधिशोष, अधिशोष और अधिशोषक के बीच कमजोर बॉन्ड पाया जाता है, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच कमजोर बॉन्ड पाया जाता है तो उसको भौतिक अधिशोषण कहेंगे। और जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, मजबूत बल पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे।
लेकिन ओवरऑल पहले आपका क्या आ रहा है, भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण आपको यही याद रखना है कि अधिशोष या बोलिए आप पहले अधिशोषक, अधिशोषक कलम मान लो, कलम के चारों तरफ जो जमेगा, जो पदार्थ की गंदगी आएगी, जो जमने की क्रिया होगी, जो चिपकने की प्रक्रिया होगी, वो आपका अधिशोष होगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया जो है, ठीक है, ये आपका कहलाया भौतिक अधिशोषण, क्योंकि कमजोर वांटर्स बस इसमें पाया जा रहा है। यानी कि अधिशोष मेरे प्यारे बहुत ईजी है। देखो ये अधिशोषक है, तो इसमें अधिशोष क्या है, अधिशोष तो जम रहा है, इसमें लग तो रहा है, लेकिन बेचारा कमजोर है, दूध झपट देगा, सारा झड़ के गिर जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक बार पटकेंगे इसमें से सारा अधिशोष का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। इतना कमजोर रहता है। ठीक है, इसमें कोई ताकत ही नहीं है, आकर के चिपका के फिर एक बार पटकेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा अधिशोषक। ठीक है, कमजोर वांडर्स बात से जुड़ा हुआ, इस कारण से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चार गोल पर निम्न ताप पर अमोनिया गैस को आप शोषित करना। ठीक है, ये आपका तो क्लियर होगा, भौतिक से याद भी आपको हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। आ जाओ यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण। देखो अब रासायनिक अधिशोषण क्या है, अब आपको याद हो गया कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे, इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक बंधन। अब कहेंगे जैसे कि आपका दीवार की पुताई, आपके मोबाइल पर, ठीक है, काले रंग में जो होता है, जो भी कुछ है पोता हुआ है, या कवर में जो रंग है उसकी जो पोताई है, वही आपका रासायनिक अधिशोषण कहेगा। या दीवार आप लोग देखते हैं, दीवार पर पुताई, तो वो क्या प्रबल है, उसको हम लोग मिटा सकते हैं, खाली वाला तो मिटा देंगे, भौतिक अधिशोषण ऐसे करके मिटा देंगे खाली वाला। लेकिन लेकिन अगर हम दीवार पर की गई पोताई को मिटा सके तो ऐसा किसी में दम नहीं है कि मिटा सके, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल रासायनिक बल होता है। ठीक है, तो देखो रासायनिक अधिशोषण, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, ये आपका अधिशोषक है, ठीक है, अधिशोषक है, तो इसमें अधिशोषक जो अधिशोष जो होता है प्रबल आकर्षण बल से जुड़ता है, इसके बीच जो है प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इसके बीच क्या है, प्रबल आकर्षण, प्रबल बंधन पाया जाता है, एकदम मजबूत होता है कि किसी को एकदम फाड़ दे, लेकिन ये फटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक बंधन कहलाता है। जैसे दीवार पर चिमने की पुताई, ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ये लिख दोगे तो मास्टर समझ जाएगा कि बहुत होशियार है। ठीक है, एक नंबर के जगह 2 नंबर दे देगा, लेकिन 2 नंबर की जगह 1 नंबर का भी नहीं देगा। ठीक है, तो पूरा 2 नंबर का 2 नंबर देगा। ऐसे 5 नंबर पूछ जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, आराम से याद कर लीजिए। ठीक है, याद हुआ कि नहीं बताओ, ये आपका याद हुआ कि नहीं। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा तो ये आपकी जो प्रक्रिया होगी आपका कहलाएगा क्या, रासायनिक अधिशोषण। चलो आ जाओ, इंग्लिश मीडियम भी दे दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आता भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस, भौतिक अधिशोषण एंड रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो आज भौतिक अधिशोषण क्या, रासायनिक अधिशोषण क्या है, एकदम याद होने की गारंटी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, भौतिक अधिशोषण लिखेंगे, रासायनिक अधिशोषण लिखेंगे, पहला तो परिभाषा यही होगा कि इसका परिभाषा लिख दे। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए प्यारे, यहाँ पे देखो परिभाषा नहीं पहले। ठीक है, देखो पहले क्या है कि भौतिक अधिशोषण दुर्बल आकर्षण बल से और ये जो है प्रबल आकर्षण बल से पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है भौतिक अधिशोषण दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है, और जबकि ये जो होता है प्रबल आकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण जो आपका प्रबल आकर्षण बल के कारण होता है। यानी ओवरऑल मेरे प्यारे, दुर्बल जो है ना, दुर्बल है वो क्या है, कमजोर है, प्रबल है, मजबूत है। एगो कमजोर एगो मजबूत होता है, प्रबल मजबूत है, प्रबल रासायनिक नाम बड़ा है तो प्रबल हुआ, भौतिक नाम छोटा है तो कमजोर हुआ। याद रहेगा ना ट्रिक, रासायनिक नाम देख के लग रहा है बड़ा है तो ज्यादा पावरफुल होगा, भौतिक का जैसे नाम भी छोटा है तो काम भी छोटा होगा, यानी कि कमजोर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो यह प्राय निम्न ताप पर होता है। ठीक है, और ये प्राय उच्च ताप पर है, नाम छोटा तो नाम देखो निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है। कैसे याद रखेंगे, भौतिक अधिशोषण बोलने में तन्ने को लग रहा है तो निम्न ताप पर होगा, और रासायनिक अधिशोषण क्या बहुत बड़ा लग रहा है जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे उच्च ताप पर होगा। ठीक है, ये उच्च ताप पर अधिशोषण होता है। ठीक है, ये रासायनिक वाले ये जो होता है निम्न ताप पर होता है, इसलिए तो बेचारा कमजोर होता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, निम्न ताप पर काम करता है तो नहीं होगा ऐसा। चलो ये देखो, ये देखो बहुत, देखो यहाँ पर प्यारे ये क्या बढ़िया लाइन लिखा गया है, ये बहुपर्तीय होता है। ठीक है, ये जो होता है प्यारे बच्चों भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहुपर्तीय होता है। क्या होता है, वही एक परती होता है। ये क्वेश्चन आपके देख लेना, क्वेश्चन बैंक 2021 में पूछा, और भी अंतर होता है प्यारे, छूट गया है। ये जो होता है एक परतीय होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक परतीय होता है रासायनिक, क्योंकि मजबूत है। और ये भौतिक का बहुपर्तीय होता है, क्योंकि देखो
एक एगो गेट लगाएंगे लेकिन मजबूत लगाएंगे, एगो लगा के 10 गो लेकिन कमजोर कमजोर तो उसी का लगा देगा तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखो एगो का कमाल है कि एक परती ही होता है लेकिन इतना पावरफुल होता है कि इसको और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, अकेले काफी है। इसमें क्या कि सब बेचारे इसके टीम में कमजोर कमजोर है, ठीक है, बहुपर्ती होने के बाद भी कमजोर है, क्योंकि इसमें कमजोर कमजोर पता नहीं चला शुरू से कि दुर्बल है। ये एक एगो परत रखेगा लेकिन मजबूत रखेगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ, ठीक है, चुटकियों में। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, भौतिक अधिशोषण होता है। ये आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, कैसा होता है? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणीय होता है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, देख लीजिएगा 2020 में आपका पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि आपको याद रखना भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चलो ये भी क्लियर हुआ। ये विशिष्ट होता है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? स्पेशल होता है, लेकिन ये जो होता है ये कोई भी नोट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये कोई विशिष्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता है। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, ये गैस आसानी से द्रवित होता है जिसमें भौतिक अधिशोषण होता है। ये गैस होता है आसानी से द्रव हो जाता है लेकिन इसका कोई द्रवण का कोई महत्व नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये आसानी से द्रवित हो जाता है, ठीक है। भौतिक देखो, भौतिक दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, लो जी, दाब बढ़ाएंगे भौतिक अधिशोषण इंक्रीज करेगा, यानी कि ये भौतिक अधिशोषण दाब के समानुपाती होता है। लेकिन दाब बढ़ाने पर शुरू में बढ़ता है लेकिन बाद में घट ही जाता है, ठीक है, यानी कि शुरू में दिखाता है पावर बहुत पावरफुल है लेकिन बाद में एवरेज हो जाता है, फिर वही हो जाता है जो पहले था, घटता है, ठीक है। चलो शुरू में बढ़ के घट जाता है। चलो ये भी आपका क्लियर हुआ। आप देखो, आप शोषण और देखो यहाँ पर गलती से लिखा गया, ठीक है, ये नया क्वेश्चन ऐड किए थे, क्या कि देखे थे परीक्षा में पूछ रहा है तो इसको मैंने ऐड कर लिया था। आप शोषण और अधिशोषण होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपका क्या भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में नहीं लेकिन पीडीएफ नोट्स में दोनों मीडियम मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थोड़ा सा काम बाकी था, पर भी देखे पढ़ाना जरूरी है, पहले काम बाद में देख लेंगे। और पीडीएफ नोट्स आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखो, अब शोषण क्या होता है? अब शोषण और इधर आपका क्या है? अधिशोषण, ठीक है। अब शोषण और अधिशोषण, अधिशोषण तो पढ़ा चुके हैं, दो प्रकार का था, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। और अब शोषण में था कि अंदर तक प्रवेश कर रहा था, चीनी का चाशनी जैसे, ठीक है, चीनी का रस। ये देखो, ये प्रक्रिया आंतरंग में होने, देखो आंतरंग का मतलब समझो अंदर वाली प्रक्रिया, ये जो होता है आप शोषण का आंतरिक है, यानी कि आंतरिक। जिसे हम अगर चाहे नहीं आपको याद रहेगा तो आप लोग क्या लिख सकते हो? अगर मान लीजिए आपको लग रहा है आंतरिक बहुत सा बहुत हार्ड है तो आप लोग लिख सकते हैं यह प्रक्रिया या भीतरी होने वाली प्रक्रिया या आंतरिक होने वाली प्रक्रिया है या आंतरंग होने वाली प्रक्रिया, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं यह प्रक्रिया आंतरंग होने वाली घटना होता है, आंतरंग माने अंदर, या तो ये प्रक्रिया भीतरी होती है, ये भी लिख सकते हैं। या तो ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो होता है अंदर होने वाली प्रक्रिया है, और ये जो होता है ये क्या होता है? बाहर होता है, ठीक है, एक सतही, सॉरी, ये जो होता है एक सतही प्रक्रिया है, ये अंदर तक प्रवेश करता है, अंदर नहीं कि वो सतह होगा अंदर तक प्रवेश किया, लेकिन ये जो होता है एक सतही प्रक्रिया, एक सतह ऊपर वाला जो होता है ना, जैसे एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, तो इस ऊपर सिर्फ आके बैठेगा, इसे आके बैठेगा, ऐसे आके बैठेगा, ठीक है। इसमें दो होगा, पराबल वाला होगा, रासायनिक वाला भी होगा, तो इसमें आके बैठेगा, ठीक है, इसमें आके क्या होगा? बैठेगा। तो ये आपका ऊपर वाला में सिर्फ बैठा, यानी कि ये एक ही परत बनाता है, ठीक है। चलो ये क्लियर आपका हो गया। अब देखो, इसमें अधिशोषण अनुप्रेष्ठ के अंदर आ जाते हैं, देखिए अणु, जैसे कि देखो जो जैसे कि रसगुल्ला है, ठीक है, तो उसके अणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है, अंदर तक प्रवेश, स्थूल तक प्रवेश कर जाता है, जबकि ये प्रक्रिया जो होता है पृष्ठ पर ही रह जाता है, यानी कि ऊपर रह जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा कि अंदर इसको क्या काम है, इसको लेयर अंदर वाला से कोई मतलब, उसको ऊपर से मतलब है, ठीक है, बाहरी लेकर से मतलब है, अंदर का हो रहा है उससे मतलब नहीं, बाहर देख रहा है कि हाँ देख रहा है कि शादी घर में हो रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा किसका शादी हो रहा है, लेकिन बाहर से समझ गया। लेकिन ये क्या होता है? अंदर जाके घुस के देखता है किसका शादी हो रहा है, ठीक है, कौन? तो ये देखता है अवशोषण वाला, ठीक है, अंदर जाके प्रवेश करता है। लेकिन ये जो होता है अधिशोषण, बाहर से पता कर लेता है, वो बारात है, हो सकता है शादी हो रहा है, लड़का हो रहा है, लड़की का हो रहा है, किसी का भी हो रहा हो, लेकिन ये क्या होता है कि देखता है कि नहीं, अंदर जाकर के देखते हैं कि कहीं यूनिवर्सिटी चल रहा है, कहीं कोई पार्टी चल रहा होगा, कोई हो रहा होगा समारोह, ये देखने के लिए प्रवेश कर जाता है, कौन? बताइए। ये आपका अवशोषण अंदर तक जाके चेक करता है। और देखो, अवशोषण सामान्य दर से होता है और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, ठीक है। ये जो होता है, कोई भी चीज हम लोग अगर भिंगाएंगे, ठीक है, जैसे चना फूलने के लिए हम दिए तो तुरंत फूल जाएगा नहीं,
क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इसलिए आपका दोस्तों सामान्य दर से होता है। देखो बहुत आसान तरीका से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए उस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और देखिए अवशोषण की प्रक्रिया क्या बहुत पढ़ना में बहुत तेजी से होता है, लेकिन बाद में क्या होता है लो धीमे हो जाते भी, पर क्या पढ़ा में बहुत तेजी से होती है, ठीक है, ये धीमा हो जाता है। तो ये देखो मुझे लगता है ना कि अब आपको जिंदगी में कहीं भी देखने की वीडियो जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से अगर पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ लिए, कहीं पढ़ने की जरूरत है नहीं, समझ पीछे थोड़ा करो, इतना पढ़ने समझाने बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। देखो उत्प्रेरक क्या है, देखो जैसे कि, ठीक है, जैसे कि क्या होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, विक्रिया के वेग को बढ़ाता है या तो घटाता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे आप दोस्त हो, ठीक है, आप दोस्त हो, तो एक दोस्त क्या होता है कि मोटिवेट करता है दूसरों को पढ़ने के लिए। क्या होता है एक टीचर होता है, मान लीजिए क्या करता है दूसरों को मोटिवेट करता है कि पढ़ो लिखो, ठीक है, ये करो वो करो, ठीक है, तो ये क्या होता है रिसोर्स प्रेरक में भी वैसा ही होता है कि इसमें जिस पदार्थ की उपस्थिति होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, ठीक है, और ये अभिक्रिया को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, क्योंकि उत्प्रेरक दो प्रकार का हो जाता है। ऐसे तो बहुत प्रकार उत्प्रेरक का है, लेकिन ऐसे दो प्रकार धनात्मक ऋणात्मक पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया के जो अति होता है बढ़ जाता है, अभिक्रिया की गति क्या होती है बढ़ जाती है, तो उसको उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल इसकी गति को प्रभावित करता है। देखो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये जो है ना किसी भी अभिक्रिया को क्या होता है भाग नहीं लेता है, ठीक है, ये उत्प्रेरक भाग नहीं लेता है, मदद कर देगा बेचारा, लेकिन भाग नहीं लेता कि हम हिस्सा लेंगे, ये मदद कर लो तुमको 500 देंगे, इसको 1000 देंगे, उसको 2000 दे देंगे, लेकिन ये खुद नहीं कहता है कि हम भी खेलेंगे 500 के 1000 के, लेकिन ये क्या होता है मदद खाली करता है, ये नहीं कहता है कि हम भाग लेंगे हम भी करोड़पति बनेंगे ये करेंगे नहीं, ये सिर्फ मदद करता है, ठीक है, उत्प्रेरक क्या कहता है सिर्फ मदद करने के लिए होता है। क्या होता है ये किसी पदार्थ की अभिक्रिया की गति को बढ़ा देती है, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल अभिक्रिया को प्रभावित करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक समांगी उत्प्रेरक होता है, एक विषमांगी उत्प्रेरक होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं परस्पर सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो तो समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, मतलब कि एक ही भौतिक अवस्था हो। अब भौतिक अवस्था आपको पता है ठोस है, द्रव है, गैस है, सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे कि नहीं ठोस द्रव गैस, सेकंड भी चैप्टर में ठोस द्रव गैस। तो अगर मान लो अभिक्रिया हो रहा है और सभी आपका ठोस है, आपका प्रतिफल अभिकारक रिएक्टेंट पूरा क्या है आपका ठोस में है, तो आपका क्या होगा समांगी होगा। ठोस द्रव में तो पूरा द्रव में, गैस में तो पूरा गैस में। देखो मतलब क्या मेरा कहने का मतलब आपका क्या है, देखो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या SO2 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लो पूरा आपका गैसियर है मेरे प्यारे लाल, तो यही तो हुआ समांगी उत्प्रेरक। यानी कहने का मतलब एक बार पढ़ लो फिर आपका क्लियर। अच्छा ऐसा बात है, देखिए पढ़िए, जब उत्प्रेरक देखो जब उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक भी होगा मेरे प्यारे, जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिपल सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो, कहेंगे प्रतिपल अभिकारक का है मेरे प्यारे। अगर पढ़ते नहीं कि आप लोग केवा चैप्टर चौथा चैप्टर है, तो क्या समझ में आएगा बताइए, शुरुआत में पढ़ने के क्या समझ में आएगा। देखो बताते हैं क्या होता है अभिकारक उत्प्रेरक। देखो अभिकारक को हम लोग प्रतिकारक भी बोलते हैं, प्रतिपल को क्या बोलते हैं उत्पाद भी बोलते हैं। ध्यान देना इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई भी अभिक्रिया करता है तो इसके बाद क्या होता है प्रोडक्ट का निर्माण करता है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण करता है। पढ़ाए कि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि इसी प्रकार से पढ़ाए थे। उसी प्रकार देखो जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिकार दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो, अगर ठोस है तो ठोस है, द्रव है तो द्रव है, गैस है तो गैस है, तो तब वो समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर उदाहरण के नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO की उपस्थिति में SO2 ऑक्सित होकर के SO3 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि NO की उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक भी आपका गैस है, ठीक है, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, देखो SO2 प्लस O2, और ये भी आपका गैस है, ठीक है, सारा यहाँ पर गैसे है, उत्प्रेरक भी गैस, उत्पाद भी गैस, और ये उत्प्रेरक भी गैस, और ये भी आपका भी गैस है, ठीक है, पूरा तो गैस है मेरे प्यारे। सोचो पूरा गैस है, तो बताओ ये भी आपका गैस है ना, बताओ ये भी गैस है, ये मिल करके पूरा गैस से बना, तो ये आपका समांगी उत्प्रेरक हो गया, यानी परिभाषा यही लिखेंगे। जब उत्प्रेरक, ठीक है, जब उत्प्रेरक कार्यक्रम प्रतिपल एक ही भौतिक अवस्था में हो, गैस में था, अगर द्रव में रहेगा तो पूरा द्रव्य में, ठीक है, ये आपका हुआ। मुझे उम्मीद है याद हुआ होगा, और क्या।
इससे भी आसान कोई चीज समझाएगा। चलिए आइए, बिस्मांगी में देखिए, बिस्मांगी का नाम से मतलब बिस्मांगी, इस मैंने जहर के समान, इसमें क्या होता है, कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, कोई कुछ है, ठीक है। यानी कि इसमें संतुलन का कोई अवस्था नहीं होता, यानी कि ऐसे रासायनिक एलिमेंट जिसमें उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरक अभिकारक कोई भी है एक निश्चित भौतिक अवस्था में ना हो, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, विषमांग उत्प्रेरण कहेंगे। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ध्यान दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक प्रतिकारक अवस्था अलग अलग होती है उसे हम लोग विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। विषमांगी उत्प्रेरक के संपर्क उत्प्रेरण भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल उत्प्रेरक वगैरह अलग अलग अवस्थाएं में होती है, इसको हम लोग कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आयरन के महीन चूर्ण के पास में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का संयोग, नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, लोन है, ये पूरा आपका चेंज हो गया जी, ठीक है। ये आपका क्या था, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH3 आ गया द्रव, ठीक है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हो गया, ठीक है। तो ये आपका विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो, ये सब इतना ही, जितना लॉलीपॉप टॉपिक है आराम से याद हो जाएगा। देखो, यहाँ पर कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। कार्य विधि जो होता है उत्प्रेरक के कितने प्रकार होता है, 5 प्रकार 4 प्रकार का होता है। कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, देखो इंग्लिश मीडियम नीचे है, टेंशन है नीचे आपका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। देखो, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को सिर्फ बढ़ाएगा, और रसायन ऋणात्मक जो होता है अभिक्रिया की गति को घटाता है। यानी कि धनात्मक कहेगा चलो बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ऋणात्मक कहेगा नहीं छोड़ो, चलिए खेलने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फालतू का दिमाग बर्बाद करेगा, ठीक है। कौन, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक पॉजिटिव होगा। और देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, नाम से काफी पता चलता है जी, ऋणात्मक उत्प्रेरक ऐसा जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव है, ये बढ़ाएगा, लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होगा अभिक्रिया की गति को कम कर देगा, ये आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्लियर है। और यहाँ पर देखो, स्व उत्प्रेरक भी है, ठीक है, और उत्प्रेरक वर्धक भी है। तो ये सब जो है आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना आसान आसान परिभाषा है, इसमें कुछ करना है, आप लोग सोचिए, इतना हौला हौला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप एकदम दे दिया है क्वेश्चन, याद हो जाता है कि जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, जो नहीं बढ़ाएगा घटा देगा ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या दिक्कत है, क्लियर। देखो यहाँ पर स्व उत्प्रेरक क्या है, देखो स्व उत्प्रेरक जो है क्या है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई प्रतिफल अगर स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया से बना प्रतिफल जो है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रिएक्टेंट जो है, इससे बना प्रतिफल जो होता है स्वयं, ठीक है, इससे जो होता है स्वयं, इससे जो बना प्रतिफल होता है स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करे। ये इससे रिएक्टेंट अभिकारक से जो उत्पाद बना, ठीक है, प्रतिफल जो बना, खुद ये खुद कह रहा है कि हम ही उत्प्रेरक बनेंगे, ठीक है, उत्प्रेरक का काम करेगा, तो इसको स्वयं उत्प्रेरक, नाम से पता चलता है जी कि स्वयं उत्प्रेरक है, ठीक है, स्वयं उत्प्रेरक है, ठीक है। स्व उत्प्रेरक का मतलब नाम से पता चल रहा है काम का, ठीक है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई प्रतिफल स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो स्व उत्प्रेरक कहलाता है। देखिएगा कितना आसान है जो, जैसे एथिल एसीटेट, ठीक है, ये आपका क्या एथिल एसीटेट है, यहाँ पर ध्यान दो, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका एथिल एसीटेट है, ठीक है, एथिल एसीटेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका एथिल है, ये आपका एसीटेट है। ध्यान दीजिएगा प्यारे, आप लोग ऑर्गेनिक तो पढ़े नहीं है, आप लोगों को कहाँ समझ में है, इसलिए परिभाषा यहाँ पर देख लो, ये आपका क्या एथिल है, ठीक है, ये आपका एसीटेट है, ठीक है, और ये आपका एथिल है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या एसीटेट है, और ये आपका एथिल है। एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है बताओ, यहाँ पर आपका CH डबल OH यानी कि मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल बनता है, ठीक है। एथनोइक अम्ल में प्लस में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। एथनोइक अम्ल और एथनोइक अम्ल और आपका इथाइल अल्कोहल बनता है, तो ये जो है ना आपका उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे एथिल एस्टेट का जल अपघटन किया जाता है एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है, एसिटिक अम्ल को ही एथनोइक अम्ल कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई शक, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, कहोगे कि अच्छा इसको एथनोइक अम्ल कहेंगे, तो मेरे प्यारे एथनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, निर्माण होता है। तो इसके बनते ही अभिक्रिया जो होता है तेज हो जाता है, यानी कि इसके जैसे ही अभिक्रिया का निर्माण होता है, अभिक्रिया एकदम पूरा एकदम जोश में आ एकदम तेज हो जाता है, एकदम इतना तेज होता है कि मत की, एकदम तेज हो जाता है, ठीक है, अभिक्रिया एकदम तेज से काम करने लगता है, इसको ज्यादा जुनून से सर जाता है।
तो यहाँ पर एसिटिक एसिड स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ, एसिटिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ तो इतना तेज होने लगा एकदम काम कि मत कहिए, इतना काम तेज हुआ कि स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगा। यानी मेरे प्यारे, कहने का मतलब कहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, एथिल एसीटेट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एथिल एसीटेट जो है, इसका जल अपघटन किया गया, तो इसमें क्या हुआ, एथनोइक अम्ल, और एथनोइक अम्ल बना ना, तो ये जो बना, तो यहाँ पर एथनोइक अम्ल बना, ये इतना तेज तेज गति से हुआ कि एकदम जोश में आ गया, ठीक है। जैसे ये बना, तो इससे क्या हो गया कि ये अभिक्रिया तेज हो गई। ये अभिक्रिया तेज जब होता है, तो ये जो होता है स्व उत्प्रेरक, यानी कि खुद उत्प्रेरक बन जाता है, ठीक है, किसी की आवश्यकता नहीं, खुद तेज हो गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्व उत्प्रेरक कहलाता है। बताओ याद हो रहा है कि नहीं जी? नहीं याद होता है तो क्या कीजिए ना, दोबारा देख लीजिए और कॉपी में नोट करते चलिए, और पीडीएफ नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ज्यादा चार्ज भी नहीं रखते, ठीक है, आपका मेहनत का खाली पैसा निकल जाए बस वही काफी है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, जरूर लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा प्यारे, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, अगर आपको समझ में आता है जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आराम से पढ़िए लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर नोट्स भी बन जाएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो आ जाओ। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, देखो प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, जब कोई एक रासायनिक क्रिया दूसरे रासायनिक क्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाए तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जब एक रासायनिक अभिक्रिया जो होता है दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाए, जैसे एक रासायनिक दो अभिक्रिया है, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो दूसरे के लिए उत्प्रेरक का काम करे, उत्प्रेरक बताए थे ना क्या है, शुरू में बताए थे, ठीक है। तो ये आपका बन जात, इसको कहते हैं। और देखो उत्प्रेरक बेस क्या होता है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरण क्षमता को घटा देता है या नष्ट कर देता है, तो इसको विष कहते हैं। विष माने जहर के समान हो जाता है, इसीलिए नष्ट कर देता है, ठीक है। बाकी तो समझ सकते हो कितना इजी टॉपिक है, और आप लोग कहते हो मजा नहीं आता है पढ़ने में, मेरे प्यारे बताइए, औकात मचा देंगे, इतना इजी क्वेश्चन रहेगा। चलिए, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक वर्धक क्या है बताइए, देखिएगा, वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक के उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा दे उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, बताइए। चलो सही बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एकदम बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट देखा जाए प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है। देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या हुआ, पदार्थ जो किसी के क्षमता को बढ़ा देगा, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। देखो हैबर बेजे द्वारा अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक के साथ ये जो है एमओ उत्प्रेरक वर्धक उपस्थित में करवाया जाता है, तो अभिक्रिया जो होता है, जैसे कि अमोनिया क्या है, प्लस में हाइड्रोजन है, तो ये लोहा उत्प्रेरक है, ठीक है, या तो एमओ उत्प्रेरक है, जिसका नाम था बोले क्या नाम था, एमोनेडियम टू नाम था, यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है, ये आपका उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करेगा। उत्प्रेरक की विशेषता पर आ जाओ, ठीक है, उत्प्रेरक की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं, ठीक है, उत्प्रेरक की विशेषता जरूर आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है प्यारे। चलो बहुत बढ़िया, याद भी कर लेना आप लोगों को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्रेरक की विशेषता, ठीक है, उत्प्रेरक की विशेषता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता, जाहिर सी बात है। उत्प्रेरक का होता है मदद करता है, देखो पंडित का होता है शादी करवाता है, शादी नहीं करता, शादी करवाता है, उसी प्रकार उत्प्रेरक जो है प्यारे क्या करता है, ये शादी करवाएगा ना कि करेगा, ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को कराएगा, ये करेगा नहीं अभिक्रिया, ये नहीं हुआ कि ये अभिक्रिया करवाएगा इससे उसे अभिक्रिया कर लेगा, नहीं, ये अभिक्रिया को करवाता है, ठीक है, करवाता है, ठीक है, काम करवाता है, मालिक है, ठीक है, ये किसी से जो है अभिक्रिया नहीं करता, ये करवाता है, ये विशेषता हुआ उत्प्रेरक का। समझे पंडित जी है, ठीक है, क्या पंडित जी शादी करवाते हैं दो दो जनों के बीच, उत्पाद और उत्प्रेरक के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या तो शादी को धीम कर सकता है या बढ़ा सकता है, उसके मर्जी कितना मंत्र पढ़ेगा, ठीक है, उसी प्रकार पंडित के जैसा ही काम कर रहा है, इसका माना बढ़ाना चाहेगा बढ़ा सकता है, घटाना चाहेगा घटा सकता है, न कि ये अभिक्रिया को आरंभ करता है, ये नहीं कि ये शादी कर लेगा, ये क्या होता है कि अभिक्रिया को उत्प्रेरक को बढ़ा सकता है घटा सकता है, लेकिन कभी भी अभिक्रिया नहीं कर सकता है कि हम भी अभिक्रिया कर लेंगे, सोचने वाली बात है। कोई माने खुद काम करने लगेगा कि किसी से करवावेगा, तो वो आप उस पर ना निर्भर करता है प्यारे,
ये क्या करेगा, धीरे धीरे काम करवाना चाहता है कि जल्दी जल्दी काम करवाना चाहता है, उस पर निर्भर न करता है, मालिक पर ना। वो कहेगा कि हमको आज ये पूरा कर दो, जैसे तैसे हो जाएगा दो। अगर वो कहेगा कि हमको 5 दिन में बढ़िया से करना है, तो क्या हुआ, मालिक के बात पर चला, उत्प्रेरक के बात पर चला, तो यहीं पर उत्प्रेरक काम कर रहा है। ये अभिक्रिया को वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन खुद अभिक्रिया नहीं कर सकता है। खुद मालिक काम करेगा, अपना के काम करवाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से उत्प्रेरक भी है। एकदम सोचने वाली बात है, तो फिजिकल चीज है। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा, फिजिकल सोचने वाली चीज है। ठीक है, अब देखो उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। ठीक है, उत्प्रेरक जो होता है अपरिवर्तनशीलता, आप अपरिवर्तित क्यों रहता है उत्प्रेरक, देखो ये भी इसकी विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। साइड से बात है, ये उत्प्रेरक का मतलब हुआ परिवर्तित ही रहेगा, ये अभिक्रिया करवा रहा है, कर नहीं रहा है कि परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कोई मालिक बैठा हुआ है, तो उसमें जो बैठा हुआ है, तो उसके पैर पर वो कान भी नहीं आके जमेगा, वो बैठा हुआ आराम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसका पैर पर न दबाव आएगा, दर्द करेगा, पीठ दर्द करेगा, भूख लगेगा, थकेगा, गर्मी लगेगा, लेकिन जो बैठा हो उसको तो आराम से कोई परिवर्तन है, वो तो खाली देख रहा है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर उत्प्रेरक जो है ना, सिर्फ अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या होगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। वो तो आराम से बैठा हुआ है, भोग रहा है, आराम से बैठा हुआ है, देख रहा है क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। परंतु भौतिक रूप से परिवर्तित हो सकता है। देखो, भौतिक रूप से परिवर्तित हो सकता है, गलत काम कर देगा तो रे इसको बढ़िया से करे, वो करे, इधर कर दे उधर कर दो, ऐसे करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये परिवर्तित अपने जगह से हो सकता है शारीरिक रूप से। ठीक है, ये जो होता है प्यारे, भौतिक रूप से परिवर्तित हो सकता है, यानी कि एक जमा से दो जमा जाएगा कि नहीं, ये इधर कर दो, ये उधर कर दो। ठीक है, उसको इधर से इधर ले जाओ, ये सब करवा सकता है, लेकिन जो है प्यारे, ये कभी भी जो है आपका क्या होगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका काम करवाएगा, और कोई गलत हो गया तो इधर से उधर करवा देगा, बस ये परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, ये था उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। उत्प्रेरक का सूक्ष्म माने कि अल्पतम मात्रा। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अत्यंत अल्प मात्रा का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराना है, तो अत्यंत अल्प की आवश्यकता होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अत्यंत ही अल्प मात्रा में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। फिर उत्प्रेरक का सूक्ष्म मात्रा हो गया। उत्प्रेरक विशिष्ट देखिए, एक ही अभिक्रियाओं के संपन्न करा सकते हैं, बल्कि विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, अर्थात उत्प्रेरक विशिष्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा नहीं करा सकते हैं। एक ही उत्प्रेरक सभी को थोड़े काम करा देगा। एक उत्प्रेरक है, एगो मालिक है, पूरे गांव को कैसे संभाल लेगा, एगो इधर लगा देगा, एगो यहाँ पर है, अगला वहां पर काम कर रहा है, तीसरा वहां पर का, चौथा, अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक विशिष्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर अर्थात उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। ठीक है, आज ताप का प्रभाव, देखो उत्प्रेरक हमेशा एक निश्चित ताप पर कार्य करता है। ठीक है, निश्चित ताप पर काम करता है, एक निश्चित मेहताना सबको देता होगा, काम करता होगा, निश्चित ताप पर काम कराता है कि तुमको भी 250 देंगे, उसको 5, देखो उसको देंगे 1000, तुमको देंगे 1000, इसको भी देंगे 1000, सबको 1000 देंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर निश्चित ताप पर कार्य करता है। ठीक है, उत्प्रेरक हमेशा निश्चित ताप पर काम करता है। ठीक है, सबको 500 देने के लिए कार्य करवाता है। ठीक है, उत्प्रेरक का अनुकूलतम ताप कहा जाता है। यह ताप ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, थोड़ा याद रखो और पढ़ते जाओ। देखो यहाँ पर देखो, उत्प्रेरक रासायनिक साम्य पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और उत्प्रेरक रासायनिक साम्य पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि समान रूप से आरक तथा पश्च अभिक्रिया को कराता है। ठीक है, संपर्क एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, हर हाल में एंजाइम उत्प्रेरक है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए एंजाइम उत्प्रेरक होता क्या है, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त, यानी कि नाइट्रोजन से भरपूर। ठीक है, ये यह एक जटिल माने कठोर नाइट्रोजन से युक्त एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक युक्त एक क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो कि अनेक जैविक देखो, जो कि अनेक जैविक मतलब जितने भी जैविक व रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितना भी रासायनिक व जैविक अभिक्रियाओं को क्या करता है, संपादित करता है, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को संपादित करेगा। क्या करेगा, जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को संपादित करेगा।
जैविक व रासायनिक, ठीक है, ये दोनों चीजों का काम करेगा। जब जैविक और रासायनिक दोनों कार्यों को संपादित करेगा कौन? एंजाइम उत्प्रेरण। यानी कि आपको याद रखना बस ये है कि जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ है जो अनेक जैविक, जितना भी जैविक जो और रासायनिक अभिक्रियाएं होता है उनको ये संपादित करने का कार्य करता है कौन? तो याद रखना एंजाइम उत्प्रेरण क्या करता है? जितना भी जैविक व रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसको संपादित, यानी कि संपादित का मतलब पूरा करने में सहयोग करेगा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। तो इसमें क्या होता है? एंजाइम जो तो प्राय प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम है याद रखना आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। यानी कि एंजाइम जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रोटीन होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एंजाइम जो होता है आपका प्रोटीन होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में एंजाइम होते हैं तो ऑप्शन में दे देगा विटामिन बासा प्रोटीन, तो आप लोग लगाना कि प्रोटीन होता है एंजाइम, ठीक है। आराम से लग जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि जैसे इन्वर्टेस नामक एंजाइम, जैसे कि इन्वर्टेस जो एंजाइम होता है, इन्वर्टेस नामक एंजाइम जो होता है क्या होता है? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया सुक्रोज नामक एंजाइम को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है। यानी कि जो बैक्टीरिया जो होता है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इन्वेंटिव जो नामक एंजाइम जो होता है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया यहाँ पर होगा, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है सुक्राज शुक्र जो सुक्रोज होता है जिसे हम लोग सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज को क्या होता है? ये एंजाइम को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में छोड़ देता है। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 आप लोग जानवे करते होंगे, ठीक है। सुक्रोज इसका ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है, तो ये जो क्रिया यहाँ पर कहलाया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाएगा। यानी कहने का मतलब इन्वर्टेस नामक जो एंजाइम है ये सुक्रोज नामक एंजाइम को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, बदल देता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है? सुक्रोज है, ठीक है, जिसे हम चीनी कहते हैं। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 कारण से हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, सुक्रोज कहते हैं। तो ये सुक्रोज है प्यारे बच्चों क्या हुआ? ये किसमें टूटा है? तो ग्लूकोज, ये जो आपको दिख रहा है प्यारे ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज, और बगल में जो दिख रहा है ये आपका फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हुआ? बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुक्रोज है प्यारे बच्चों टूट जा रहा है, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है? चीनी, C12H22 ये जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जा रहा है। देख लो अणु को आप लोग जोड़ लीजिए, अणु को एक बार जोड़ लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना है बहुत अच्छे तरीका से, ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, आराम से कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सह एंजाइम क्या है? देखिए सह एंजाइम क्या है? तो वह पदार्थ जो एंजाइम के उत्प्रेरण, वह पदार्थ जो एंजाइम को उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा दे उसे सह एंजाइम कहते हैं। यानी कि उत्प्रेरण क्षमता को जो बढ़ाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? सह एंजाइम कहलाएगा। यानी कि वे पदार्थ जो एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा दे, क्या कर दे? जो एंजाइम उत्प्रेरण की क्षमता को बढ़ा दे, तो यही आपका कहलाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है। तो ये जो आपका पदार्थ कहलाएगा प्यारे बच्चों उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देगा, इसको हम लोग सह एंजाइम कहेंगे। जैसे या कोएंजाइम इसे भी कहा जाता है, के एंजाइम भी कहा जाता है। और ये सह विटामिन होते हैं, क्या होता है? सह एंजाइम विटामिन होते हैं, ठीक है। ये आपका जो सा एंजाइम होता है ये क्या होता है? विटामिन का काम करता है। जो ये सा एंजाइम है क्या है? विटामिन है। और इसके पहले एंजाइम क्या था? प्रोटीन था। अगर एग्जाम में पूछेगा सा एंजाइम क्या है तो आप लोग याद रखना सा एंजाइम जो होता है विटामिन होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सा एंजाइम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सा एंजाइम जो होता है ये आपका विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। चलिए ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक जिससे याद रखना है। कोलाइडे विलयन के प्रकार जान लो। देखो कोलाइडे विलयन जो होता है कितने प्रकार होते हैं? कोलाइडे विलयन का प्रकार क्या होता है? देखो एक द्रव स्नेही होता है, एक होता है द्रव विरोधी होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लवफिलिक एंड लाउफोबिक, ठीक है। यहाँ पर लवफिलिक होता है द्रव स्नेही और लाउफोबिक होता है द्रव विरोधी। तो यहाँ पर दो प्रकार का विलयन होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है लाइफिलिक कोलाइड में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है आपका जब कोई प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षेप के माध्यम के संपर्क में आ जाए और आसानी से विलयन बना ले उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो द्रव नहीं कहता। जो आसानी से नहीं बनाएगा वो विरोध करेगा तो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। देखो याद हो जाएगा एक बार में। कोलाइड विलयन के प्रकार देखो तो कोलाइड विलयन दो प्रकार का, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही क्या होता है? जब कोई प्रक्षेपित कण होगा, ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आ जाएगा। कोई भी कण होगा, ठीक है, प्रक्षेपित कण होगा, प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आ जाए आसानी से विलयन बना ले। एक होता है कि थोड़ा टाइम लेता है विलयन बनाने में, ठीक है।
जैसे क्या होता है कुछ टाइम लेता है, ये क्या होता है तुरंत विलयन बना लेता है। यानी कहने का मतलब ये जो है संपर्क में आएगा और जल्दी से आसानी से विलयन को निर्माण कर देगा, प्रोडक्ट कर देगा। तो ये कोलाइडेड विलयन जो कहलाता है आपका द्रवस नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है वैसा विलयन या जब प्रक्षेपण जो होता है प्यारे बच्चों, जब प्रक्षेप जो होता है प्रक्षेपण माध्यम में आसानी से आता है। जब कोई प्रक्षेपित जो कण है जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आसानी से आता है, विरोध ना करे, आसानी से आएगा मतलब आसानी से आएगा तो द्रवस नहीं, ठीक है, आसानी से आएगा द्रवस नहीं। जो आसानी से नहीं आएगा विरोध करेगा तो द्रव विरोधी कोलाइट कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, ये जो तुरंत आपका स्नेह कर लेता है, तो देखिए ये आपका जो होता है इसमें आपका गोंद होता है, स्टार्च होता है, जिलेटिन होता है, और यह विक्रिया जो होता है उत्क्रमणीय होता है। देखो द्रव अस्नेह उत्क्रमणीय होता है और द्रव विरोधी जो होता है क्या होता है, और द्रव विरोधी जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, याद रहेगा। द्रव स्नेही जो होता है प्यारे बच्चों उत्क्रमणीय विक्रिया होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। और ये जो होता है परिक्षेप, जिसमें जो प्रक्षेपित कण है परिक्षेपण माध्यम में आसानी से आ जाता है, इसलिए यहाँ से नाम से देखिए द्रव स्नेही, ठीक है, स्नेही मैंने प्यार से तुरंत आ जाता है, और विरोधी मैंने विरोध करता है तो जल्दी से नहीं हो पाता है, तो इसमें आसानी से विलयन बना लेगा तो ये आपका द्रव स्नेही कहलाएगा। जिसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, क्या होता है गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, और ये आपका ये सब एग्जाम में आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कौन कोलाइडेन द्रवस नहीं विलयन का उदाहरण है, लोफिलिक कौन है। तो याद रखना लोफिलिक या द्रवस नहीं दोनों एक ही होता है, इंग्लिश मीडियम थोड़ा नीचे है, ठीक है। अब देखो द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, ये भी परीक्षा में आपका पूछा जाता है कि द्रव विरोधी जो कोलाइड है ये है क्या, ठीक है, ये देख लीजिए। तो देखो जब द्रव विरोधी कोलाइड जब प्रक्षेपित कण प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आसानी से ना आए, आसानी से विलयन न बनाए तो विरोध करता है, तो विरोध जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका क्या कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। यानी कि जब प्रक्षेपित कण प्रक्षेपित माध्यम के साथ आसानी से विलयन नहीं बनाता है, ठीक है, विलयन नहीं बनाता उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। यानी कि द्रव का विरोध कर रहा है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। इसे विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे धातुओं को क्या होता है, धातुओं का जल में विलय क्या होता है कोलाइडेड विलयन, धातु सल्फाइड हाइड्रोक्साइड इत्यादि जल में कोलाइडेड विलयन। ये जो होता है आपको बस इतना याद रखना, इसका तो 2 नंबर में पूछा जाता है कि द्रव स्नेही क्या, द्रव विरोधी क्या है, तो आपको लिखना है कि जो विलयन जो जो प्रक्षेपित कण प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आसानी से आ जाए और विलयन बना ले तो द्रव स्नेही कहलाएगा। और द्रव विरोधी क्या होता है कि उसका विरोध करेगा, जल्दी से काम नहीं करेगा, तो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। परिभाषा एकदम आसान है, बस याद हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। देखो इंग्लिश मीडियम भी आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, अब अंतर देख लो, द्रव देखो तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, नाम को पढ़ लेना। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड क्या करता है, द्रवस नहीं ना दे के पता है क्या कर देगा, कहेगा कि लाइफिलिक एंड लाइफोबिक में अंतर लिखे। तो विद्यार्थी द्रवस नहीं द्रव विरोधी पूछा तो काहे ला आप लाइफिलिक और फोबिक पूछ रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। लेकिन तब पर भी आपको याद रखना है दोनों मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ पर नाम खाली दोनों मीडियम में याद रखना। लाइफिलिक को कहा जाता है द्रवस नहीं, और लाइफोबिक का मतलब द्रव विरोधी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही आसान है। देखिए कितना आसान परिभाषा है। यहाँ पे कहा जाता है द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है इसमें कि इसमें प्रक्षेपित कण बड़े आकार के होते हैं। देखिए द्रव स्नेही जो होता है इसमें प्रक्षेपित कण जो होते हैं बड़े आकार में होते हैं। इसमें क्या होता है द्रव स्नेही होता है बड़े आकार में होता है, जबकि इसमें जो होता है प्यारे बच्चों इसमें जो कण होते हैं छोटे आकार के होते हैं। द्रव विरोधी में छोटे छोटे कण के आकार रहेंगे, जबकि द्रव स्नेही में जो होते हैं काफी छोटे बड़े बड़े इसमें होता है, इसमें जो आकार होता है बड़े बड़े होता है, जबकि इसमें जो होता है छोटे छोटे आकार होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे प्यारे तो कहा जाता है किसी साधारण विधि से बनाया जाता है। देखो ये जो होता है इसे साधारण विधि से बनाया जाता है, द्रव नहीं होता है उसको साधारण विधि से बनाते हैं। और जबकि द्रव विरोधी जो होता है इसको तो विशेष विधि के द्वारा बनाया जाता है। किसके, ये जो द्रव विरोधी होता है इसको विशेष विधि से बनाया जाता है। जबकि द्रव स्नेही को क्या है प्यारे बच्चों, आपका क्या है ये साधारण विधि यानी कि सिंपल मेथड से बनाया जाता है, ये आपका द्रव स्नेही होता है। और देखिए द्रव स्नेही में कहा जाता है कि द्रव स्नेही उत्क्रमणीय विक्रिया, सही बात है, यह विक्रिया उत्क्रमणीय होता है, जबकि द्रव विरोधी जो होता है अनुत्क्रमणीय विक्रिया होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइफोबिक जो है कैसे विक्रिया है, तो याद रखना लाइफोबिक जो है कैसा होता है, तो अनुत्क्रमणीय होता है, और लाइफिलिक जो होता है ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, याद रखना। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अंतर तो आपको याद रखना, ठीक है, 5 नंबर में आएगा, आराम से कर लेना।
चलो आ जाए यहाँ पर देखो, इसे बनाने के लिए अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होता। देखिए द्रव स्नेही होता है, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसमें कोई भी अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि जो इसमें प्यारे बच्चों, इसमें अस्थायी कारक की आवश्यकता पड़ता है। किसमें? द्रव विरोधी में। ठीक है, द्रव विरोधी में क्या होता है, इसमें अस्थायी कारक की आवश्यकता पड़ता है, जबकि इसको बनाने के लिए कोई भी अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा अंतर आप लोग को याद रखना, कुछ ज्यादा हम आपको किया, लेकिन 5 नंबर पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, 6 अंतर लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो आपको 2 नंबर में पूछ रहा है तो 3 गो अंतर लिख देना है। ठीक है, एगो बढ़ा के। अब इससे कहा है पेरेलाल, आपको ये फायदा है कि इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे आ जाता है, सब्जेक्टिव भी आ जाता है। इसे आज तेज सूक्ष्मदर्शी से देखा भी नहीं जा सकता लाइफिलिक को, जबकि इसके कान को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, इसके जो कान इसको आते सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन लाइफिलिक इतने छोटे छोटे कान होते हैं कि देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, इसकी सहायता प्रक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। इसकी जो सहायता होती है प्रक्षेपण माध्यम से क्या होती है, अधिक होती है। इसकी ये जो होता है प्रक्षेपण माध्यम के बराबर हो जाता है। और ये देखो यहाँ पर देखो, इसके कानों पर धान आवेश, ऋण आवेश, शून्य आवेश होता है, किस पर? लाइफिलिक पर, जबकि इसके कानों पर धान आवेश और ऋण आवेश होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल आप लोग जरूर कुछ करो ये ना करो, एग्जाम्पल याद रखना। लाइफिलिक का जिलेटिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ग्लूकोज द्रव स्नेही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा था, द्रव विरोधी में तो आज तक एग्जाम्पल नहीं पूछा है, लेकिन स्नेही वाला जरूर याद कर लेना, सभी एग्जाम्पल। ठीक है, पूछा जाता है परीक्षा में। चलो, ये आपका हो गया प्यारेलाल। आइए पायस का, ये 2022 में 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में 5 नंबर में पूछा गया था, पायस क्या है, पायस के प्रकार के बताओ। तो वही आपका है, तो एक और में तो आपको याद हो जाएगा। दो अमिश्रणीय पदार्थों के समांगी मिश्रण को पायस कहते हैं। देखो क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। दो अमिश्रणीय, ठीक है, दो अमिश्रण का मतलब अलग अलग। ठीक है, दो अमिश्रणीय द्रव का पदार्थों से बने कोलाइडल विलयन को पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध हो गया, जल हो गया। देखो जल में तेल, तेल में जल। अब इसमें जल में तेल होगा तो जल में, अगर तेल की बात कर, जल में तेल, ध्यान से सोचो, जल में तेल यानी कि जल की मात्रा उसमें अधिक, तेल की मात्रा कम। और तेल में जल, तेल में जल, तेल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा कम। अगर पूछेगा दो प्रकार का तो यहाँ पर आराम से कर लेना। ये आपको याद रखना, दो अमिश्रणीय पदार्थों से बने समांगी विलयन विलयन को पायस कहते हैं। ठीक है, और ये पायस होता है प्यारे बच्चों, मक्खन होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, ये सब क्या है? दो अमिश्रणीय द्रव है। ठीक है, अलग अलग मिश्रण है। ये 5 नंबर में कैसे पूछे, ये बात हमको समझ में नहीं है। 2022 में पूछ दिया 5 नंबर में, अब पता ना क्या कारण था, इतना क्वेश्चन छोटा कैसे पूछ दिया। अगर मान लो अगर इसका प्रकार भी लिख देंगे तो फिर आएगा जल में तेल, तेल में जल, तो 5 नंबर का हो जाएगा। बिहार बोर्ड का मर्जी है, आपका छोटा क्वेश्चन है 5 नंबर पूछ देता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि दो अमिश्रणीय द्रव्य के पदार्थों से बने कोलाइडल विलयन को पास करते हैं। देखो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना करवा लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा और एग्जाम में एकदम फाड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा? फाड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना आसान सिलेबस है, आप लोग आराम से 70 और 70 कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायस से कारक पदार्थ क्या है। देखो पायस बनाते समय अमिश्रणीय पदार्थों को जोड़ने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है, जब पदार्थों को, जैसे कि दो अमिश्रणीय पदार्थ है। ठीक है, दो अमिश्रणीय पदार्थ है, पायस बनाते समय अमिश्रणीय पदार्थों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि आपस में अगर दो मिश्रण है, ठीक है, कोई भी मिश्रण है, दूध दही है, खुद है, कुछ भी अलग अलग मिश्रण है। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए बाहर से, जो बाहर से कुछ मिलाते हैं, उसमें पानी वगैरह मिले, कुछ भी बाहर से मिलाएंगे ना, तो उसे हम लोग पायसी कारक पदार्थ करेंगे। जो बाहर से मिलाते हैं उसे पायसी कारक पदार्थ कहते हैं। जैसे जल में तेल पायस बनाने के लिए साबुन पायसी कारक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, जल में तेल का पायस बनाने के लिए, बनाने के लिए साबुन पायसी कारक होता है। जल में तेल बनाने के लिए जो पायस का जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पायस बनाने के लिए जो साबुन होता है, क्या होता है? पायसी कारक होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है कि कोई दो अमिश्रणीय पदार्थ को अगर जोड़े उसके लिए कोई बाहर से कुछ मिलाएंगे तो उसको हम लोग पायसी कारक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पायसी कारक। चलिए चलिए आप नेक्स्ट पे आ रहे, क्या कहा जा रहा है? देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दीजिएगा। पायस को अवयवी घटकों को अलग करने की क्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। पायस में, ठीक है, पायस के अवयवी घटकों को अलग अलग करेंगे, अगर पायस के अवयवी घटकों को अलग अलग करेंगे तो उसे विपायसी कारक कहेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे देखो, जब कोई ठोस किसी द्रव्य में घुल करके कोई कोलाइडल विलयन बनाता है तो उसे सॉल्व कहते हैं। सही बात है, ध्यान दो, यहाँ पे कितना बढ़िया लाइन लिखा गया है। जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव्य पदार्थ में घुलकर, जब कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, द्रव में घुलेगा, कोई लिक्विड में घुलेगा, कोई भी ठोस पदार्थ होगा, ठीक है, अगर द्रव में वो घुलेगा, ठीक है, घुलेगा तो कोलाइडल विलयन बनाता है, ठीक है, द्रव में घुल के कोलाइडल विलयन बनाएगा, ठीक है, कोलाइडल बनाएगा तो उसे हम लोग सॉल्व कहेंगे। कोई भी आपका दोस्तों ठोस होगा, द्रव लिक्विड में प्रवेश करेगा और इससे कोई जो पदार्थ बनेगा उसको हम लोग सॉल्व कहेंगे, ठीक है। और देखो ये आपका डिजाइन दे दिया गया, चलो कोई बात नहीं। सोने का जल में कोलाइडल विलयन गोल्ड सॉल्व कहलाता है। सही बात है, सोने का जल में कोलाइडल विलयन गोल्ड सॉल्व कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव कुछ जगह आराम से बना लोगे, ठीक है, ये आपका हो गया है। देखो पायस के प्रकार, देखो पायस जो होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि दो अमिश्रणीय पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को पायस कहते हैं। पायस दो प्रकार का होता है, जल में तेल, तेल में जल। 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न। चलिए, पायस दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, हाँ ये थोड़ा ऊपर से नीचे आगे बिछाड़ गया थोड़ा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल में तेल, इसमें पायस में जल परिक्षेपण जो होता है, जल जो होता है क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। और अधिक तेल, देखो ये कहना हम भूल गए थे, ठीक है, सॉरी इसके लिए। परिक्षेपण माध्यम का पीछे, और परिक्षेपण माध्यम क्या कहने भूल गए थे। कुछ सोच रहे होंगे कि क्या होता है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप्त माध्यम। देख लो एक बार, कहना ही हम भूल गए थे, ठीक है, ध्यान आ गया। चलो यहाँ पर देख लो, ये जो होता है जाल जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। और तेल जो होता है परिक्षेपित काम होता है, ठीक है। ये जो होता है काम होते हैं इनके। इस पायस में जाल में जो तेल है, जाल में तेल, सोचो थोड़ा, जल में तेल, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो जल में तेल, तो इस पायस में जाल परिक्षेपण माध्यम अधिक होता है, यानी कि जाल की मात्रा इसमें क्या है, अधिक होता है। यानी कि जाल में तेल, सोचो आप लोग, जाल में तेल गिरा दोगे तो जाल में ना तेल गए कि तेल में हम जाल गिरा दिए। लोग सोचो कि अगर हमको ये, ठीक है, इस डिब्बा में मान लो कि मेरा क्या है, तेल है, ठीक है, तेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर पानी डाल देंगे हम क्या बोलेंगे इसमें कि जल में तेल में जल डालें, ठीक है, ये ना बोलेंगे कि तेल में जल डाला तूने, तो तेल में जल डाला, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, जल में तेल, तो हमको जल में, जैसे कि आपका कटोरा है, ठीक है, जल में तेल डालना है, ठीक है, जल में तेल, तो मान लो कि 1 गिलास पानी है उसमें तेल डालने हैं, तो उसको क्या कहेंगे, जल में तेल डाल दिए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि जल की मात्रा अधिक है और तेल की मात्रा कम है। यानी कहने का मतलब जल यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम है और तेल जो परिक्षेपित कण है जो कि कम है, ये आपका हुआ। और तेल में जल क्या होता है, तेल में जल क्या होता है, ऐसा पाए जिसमें तेल अधिक हो और जल कम हो, यानी कि तेल अधिक हो, शुरू में हम आपको बताएं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग पाई तो समझ गए होंगे कि जो आपका परिक्षेपण माध्यम है और जो परिक्षेपित कण है ये आपका क्या है, ठीक है। और ये देख सकते हो 5 नंबर में क्या हाल था यार, 5 नंबर में कैसे पूछ दिया बताओ। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है, याद करने वाला का, यहीं पर याद हो गया होगा। व्यक्तिकरण क्या है, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडल विलयन बनाना होता है, देखो पृथक्करण क्या होता है, इस विलयन में जिस पदार्थ का कोलाइडल विलयन हो बनाना होगा तो उसी पदार्थ का, ठीक है, उसी पदार्थ का तापजा अपक्षेप लेकर के, जब किसी विलयन का कोलाइडल विलयन बनाना है, ठीक है, किसी भी विलयन का हम लोगों को कोलाइडल विलयन बनाना है जी, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडल विलयन हमको बनाना है, कोई पदार्थ उसका कोलाइडल विलयन बनाएंगे तो उसका ताजा अपक्षेप लेकर के एक उपयुक्त विलायक में घोल कर अधिक विलयन में बनाते हैं तो इस क्रिया को पेप्टिकरण कहेंगे। आसान है, ठीक है, याद करना। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखना चाहते हो, हार्मोनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अपक्षेप HCl को युक्त में जल में घोलने पर एल्युमिनियम जो होता है हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर HCl युक्त दोस्तों क्या जल पर पेप्टिक कारक है। चलो यहाँ पर टिंडल प्रभाव क्या है, देखो टिंडल प्रभाव तो 9वीं कक्षा का है, ये तो याद हो जाएगा। जब किसी कोलाइडल विलयन से प्रकाश को, देखिए यहाँ पर परिभाषा ध्यान से देखिएगा, जब किसी कोलाइडल विलयन से प्रकाश किरणों को प्रवाहित किया जाता है, कोई भी कोलाइडल विलयन है, अरे यार कोलाइडल विलयन कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी कोलाइडल विलयन होगा तो उससे प्रकाश को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो उसके मार्ग में एक प्रदीप्ति, एक चमक उत्पन्न होगी। वो चमक जो होती है वो आपका क्या होता है, आपका क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहता है। इस घटना को फराडे का टिंडल प्रभाव कहा जाता है। परिभाषा काफी ज्यादा मेरा आसान ही रहता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसके पहले हम आपको लिख लिख करके पढ़ाए थे, ठीक है, लिख लिख के पढ़ा देते, टाइम लग रहा था, देखिए PDF से पढ़ा देंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यही सब ऐसे भी लिखना था, ठीक है। किसी विलयन से प्रकाश किरण जो है प्रवाहित करने पर उसके मार्ग में एक प्रदीप्ति उत्पन्न होगी जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहेंगे।
और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जाता है इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जो है प्यारे बच्चों की, इसका कारण क्या है कि जब प्रकाश की किरणें कोलाइडर विलयन से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण जो है कोलाइडर विलयन से गुजारा जाएगा तो क्या होगा, कोलाइडर किरण जो होता है प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर दिया जाता है, जिसके कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश नीला, समुद्र पीला, धूमकेतु का पुंज नीला, ये सब होता है इसी के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण ये सब सारा इफेक्ट होता है वातावरण में और हम लोग अचंभित होते हैं। देखो ये सब जो है वातावरण में आम बात है, टिंडल प्रभाव के कारण है। प्रकाश का जो रंग है नीला दिख रहा है आपको, बोर्ड भी आपको शायद नीला दिख रहा होगा, क्योंकि हम सच में इसको नीला किए हुए हैं। ये कोई प्रकाश का कोई परिवर्तन होगा, टिंडल प्रभाव यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो नीला किए हुए हैं। ठीक है, आपको नीला दिख रहा होगा, उज्जर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो ठीक है, नीला जानबूझ के किए हैं ताकि फोकस रहे कैमरा पर। ठीक है, समुद्र देखो, समुद्र का पानी नीला, ठीक है, इसका कारण धूमकेतु का पूंछ नीला, ये सब क्या है, टिंडल प्रभाव के कारण ऐसा होता है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बरौनी घाटी। देखिए यहाँ पर आप लोग देखो एक और चीज लगा, कोरोना वोरोना आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं कोरोना नहीं, देखो इसका मतलब है बरौनी घाटी क्या होता है, नौवीं कक्षा पढ़ना है। उसको हम लोग देखो टिंडल प्रभाव किसको, ये टेढ़े मेढ़े में गतिशील रहता है, यानी कि वैसा बिलियन, ठीक है, टेढ़े मेढ़े में गतिशील रहता है, बस यही याद रखना है। कोलाइडे बिलियन के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडे बिलियन जो होता है बिलियन के अंदर टेढ़े मेढ़े में गतिशील रहता है। देखो कोई इधर भागता है, कोई इधर घुमाता है, कोई इधर घुमाता है, कोई उधर ऐसे जाता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये आपका गमन कर रहा है, इस प्रकार से कोई इधर था, कोई इधर था, कोई इधर, 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 इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टिंडल प्रभाव। कोलाइडे बिलियन के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडे बिलियन के अंदर जो कण है ये हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहते हैं, जिसे हम लोग इसे ब्राउनी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्राउनी गति कहेंगे। यानी कि कोलाइडे बिलियनों के अध्ययन से पता चलता है ना कि कोलाइडे बिलियन के अंदर जो कोलाइडिक कण होता है, देखो मेरा अपना भाषा लिखा हुआ है, ये नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे। कोलाइडे बिलियन के अंदर कण जो होता है टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहता है, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये तो आपको दिखना है कहाँ से शुरू है कहाँ से अंत हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये पता नहीं चल रहा कहाँ पर ये, ठीक है, लेकिन टेढ़े मेढ़े मार्ग में ये गतिशील है। क्या है, समझ में आ रहा है ना। चलिए सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। चलो चलिए एकदम प्यारे, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको ये जो इसके अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडिक कण जो होता है हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोनी गति। इसके गति के कारण विलयन अस्थायी होता है। देखो इसके गति के कारण विलयन होता है अस्थायी होता है। क्या होता है, इसके कारण विलयन जितना भी होता है अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, आ जाओ। स्कंदन क्या है, ये आपका 5 नंबर में क्या है, गोल्ड साइन क्या होता है, ये भी आपके 5 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गोल्ड संख्या क्या है। चलो आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है स्कंदन, जब किसी विलयन को, देखो स्कंदन है क्या, परिभाषा याद कर लेना। कहा जाए कि जब किसी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्ट डाला जाता है, जब कोई विलयन है, ठीक है, इसमें वैद्युत अपघट्ट का थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। कोई भी विलयन है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाया जाता है, वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, तो कोलाइडिक कण जो होता है उदासीन हो करके अपक्षेपित हो जाता है। इसमें जो कोलाइडिक कण जो बाहर से मिलाते हैं, ठीक है, इसमें जो कोलाइडिक कण जो मिलाते हैं, ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये जो कण जो होता है उदासीन हो जाता है। कोई भी कण मिलाता है तो उदासीन होकर के अपक्षेपित हो जाता है, इस क्रिया को स्कंदन कहेंगे। यानी कि उदासीन तो हो जाएगा, उदासीन होने के साथ क्या हो जाएगा, अपक्षेपित हो जाएगा। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है स्कंदन। जब किसी विलयन में, ठीक है, जब कोई क्या है, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, जब किसी कोलाइडे विलयन में कोई वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो विलयन जो होता है उदासीन होकर के अपक्षेपित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग स्कंदन कहेंगे। ठीक है, आराम से याद कर लो। यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हो, आर्सेनिक क्लोराइड का दोस्तों कोलाइडे विलयन अभिषित हो जाता है तो बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो Ba+ में टूटता है, जो कि उदासीन होकर के अपक्षेपित हो जाता है। इस क्रिया को स्कंदन कहेंगे, या एग्जांपल भी आप लोग लिख लेना एग्जाम में। देखो ये आप लोग देखो, धन का संचालन या वैद्युत का संचालन ऑब्जेक्टिव में पूछा है, लेकिन अभी तक सब्जेक्टिव में इंतजार है, बहुत पहले पूछा था। ठीक है, 5 नंबर में।
अब देखो ये पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, चलो दिख रहा है, चलिए आइए। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल विलयन का गति करना वैद्युत कण संचालन करता है। विद्युत क्षेत्र के कारण जो गति होता है उसे हम लोग वैद्युत कण संचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडल विलयन का गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यहाँ पर जब किसी विलयन में किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो कोलाइडल कण जो होता है विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगता है। इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत कण संचलन कहेंगे। और देखो विद्युत इतना याद है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडल कण गति करेंगे उसी को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहेंगे। कोलाइडल विलयन के संरक्षण क्या है बताओ? राक्षीय कोलाइडल जो द्रव्य जो कोलाइडल का वैद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन क्रिया को रोक देता है, जिसे हम लोग राक्षीय कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कोलाइडल कणों का, अच्छा है, कोलाइडल कणों का संरक्षण का परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, राक्षीय कोलाइड के रूप में पढ़ाया जाने वाला द्रव स्नेह कोलाइड का उपयोग किया जाता है। राक्षीय कोलाइड के रूप में द्रव स्नेह का यूज किया जाता है। चलिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलाइडल संरक्षण बाहरी काम पूछता है। हार्डी-सोल्डे का नियम क्या है? इस नियम अनुसार किसी आयन के स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होता है। इसके जो आयन शक्ति जो होती है, इसकी क्या होता है? संयोजकता जो होता है इसके समानुपाती होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और करवा के हम आपको 5 नंबर में करवा देंगे, ठीक है। फिर भी आप लोग याद रखना, 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है कि ये जो होता है किसी आयन के स्कंदन शक्ति जो होता है क्या होता है? किसी इस नियम अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति इसकी संयोजकता के कैसा होती है? समानुपाती होती है। यही आपका कहलाता है। अब स्वर्ण संख्या देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। चलो आ जाओ, यहाँ पर स्वर्ण संख्या क्या है? 1000 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 100 ग्राम है, सॉरी 100 ग्राम मिलीग्राम के में व्यक्त राक्षिक कोलाइड की एक मात्रा है। ये 100 ग्राम में, ठीक है, मुक्त है, ठीक है। 100 ग्राम में क्या है? ठीक है, 100 ग्राम में मिलीग्राम में व्यक्त राक्षिक कोशिका की एक मात्रा है, जो सोने के मानक बिलियन में, ठीक है, मानक बिलियन के 10 मिलीलीटर के बिलियन उपस्थित रहने पर 1 मिलीलीटर 10% NaCl द्वारा क्या होता है? उसके होने वाले स्कंदन को रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे बेहतर अक्षीय कोशिकाएं वह होती है जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। सबसे बेहतर अक्षीय कोशिकाएं है जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, वही आपका कहलाता है। चलो, ये 5 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा याद कर लो। कहा जाता है कि अधिशोषण की प्रकृति, ठीक है। देखो पहले जान लो, अधिशोषक पर अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक, अधिशोषक पर अधिशोषण को, ठीक है। आदि किसी ठोस अधिशोषक पर, ठीक है, कोई ठोस अधिशोषक है उस पर अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक, जैसे कि आपका क्या है? अधिशोषक है, ठीक है। ये अधिशोषक है, ठीक है। इस पर अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? और या ठोस से अधिशोषण में अधिशोषण को क्या प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा आपके परीक्षा में 5 नंबर में। एकदम यू फाड़ के बना देना है। देखो कितना आसान है, बता दिया अधिशोषण वगैरह क्या है। अधिशोष की प्रकृति, ये जो होता है आसानी से द्रवित होने वाले गैस से, जैसे कि अधिशोष की प्रकृति जो होती है आसानी से द्रवित होने वाले गैस से क्या होता है? SO2 CO2 Cl2 NH3 किसी ठोस अधिशोषण को आसानी से, ठीक है, द्रवित नहीं होने वाले पदार्थ, ठीक है, आसानी से। और ना द्रवित होने वाले देखो धातु के गैस से क्या होते हैं? O2 N2 H2 He की अपेक्षा आसानी से अवशोषित हो जाता है, क्योंकि इसमें आसानी से द्रवित होने वाले गैस के बांडर अनुपात का मान अधिक होता है, जिसके कारण ये गैसें अधिशोषण के साथ प्रबल रूप से बंध जाती है। ये आपका क्या है? तो अधिशोषण की प्रकृति हो गया, यानी कि अधिशोषण का जो प्रकृति है कैसा है, ये अगर आप लोग नहीं भी लिखोगे ऊपर तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप लोग को लिख देना है आसानी से, यहाँ से आप लोग काट के लिख दीजिएगा, आसानी से द्रवित होने वाले गैसों का बांडस बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण ये गैस क्या होता है? अधिशोषक के साथ प्रबल बंध बनाता है। ये सब जो पूरा था, अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करना पॉइंट, ठीक है। ये भी कर सकते हो अगर नहीं याद होता था, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपका चीजें, ठीक है। ये जरूरी नहीं जितना ये जरूरी है। आसानी से द्रवित होने वाले गैसों के बांडस बल का मान अधिक होता है, जो आसानी से द्रवित होता है, जिसके कारण ये गैसें अधिशोषक के साथ प्रबल बंध बनाती है। ये आपका क्या हो गया? अधिशोषक की प्रकृति हो गया। अब देखो, अधिशोषक की प्रकृति क्या हो गया? अधिशोषक की प्रकृति पढ़नी है। देखो, क्षेत्रफल बढ़ा देने पर अवशोषक में अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। जब क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, ठीक है,
तो अधिशोषक में, ठीक है, अधिशोषक में अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जैसे इतना बड़ा हम क्षेत्रफल बना दे छोटा को से, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी, अधिशोषण अधिक होगा इस पर, ठीक है, इसमें और ज्यादा इसमें आपका आकर के अधिशोष जमेगा, ठीक है, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर अधिशोष होगा। जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ते जाएगा, यानी कि अधिशोषक के प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। यही कारण है कि एक एक दो कठोर ठोस अपेक्षा बारीक पेशा हुआ ठोस छिद्रयुक्त ठोस एक अच्छा अधिशोषक होता है। यानी कि एक जो होता है एक कठोर ठोस होता है, ठीक है, की अपेक्षा एक बारीक जो होता है ठोस जो होता है छिद्रयुक्त एक अच्छा उपयुक्त होता है। यानी कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल बता देंगे तो ये बढ़ जाएगा अधिशोषक, ठीक है। ये आप लोगों को लिख देना है। अब इसका कारण आप लोगों को नहीं लिखना है, बस लिखना है क्षेत्रफल बढ़ा देने पर अधिशोषक में अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, ये लिख देना है। चलो ये भी आपका हुआ। तब याद रखना, ठीक है, 5 नंबर रहेगा। मुल्तानी मिट्टी, देखो एग्जाम्पल, मुल्तानी मिट्टी चारकोल, मुल्तानी मिट्टी देखो कैसा रहता है, भूरा कलर का रहता है, ठीक है, पीला कलर का रहता है। मुल्तानी मिट्टी चारकोल और इत्यादि को पेश देने के बाद उनमें अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि क्योंकि उसमें जो था ऐसा करने क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। ये था ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण का मान बढ़ता है परंतु रासायनिक अधिशोषण का मान घटता है, यहाँ पर घटना होना चाहिए, ठीक है। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ने से अधिशोषण की क्षमता बढ़ती है। जैसे दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगा, ठीक है। अधिशोषण की सक्रियता आ जाइए, तो अधिशोषण की सक्रियता, किसी अधिशोषण की सक्रियता बढ़ाने के लिए उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। कोई भी अधिशोषण की सक्रियता कैसे बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिशोषण की जो प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है उसमें अधिशोषण की मात्रा बहुत तेजी से डेवलप कर जाता है, बढ़ जाता है। चलो आप लोग आज वास्तविक विलयन कोलाइडे विलयन, ठीक है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अब देख लो, अणु के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक विलयन, ठीक है, और कोलाइडे विलयन और निलंबन, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं, वास्तविक विलयन है क्या, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसका साइज भी आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसा विलयन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय पदार्थों का कण, ठीक है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से कम होता है, तो ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहेंगे। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय होता है, विलेय के पदार्थों का कणों का आकार 10⁻⁻³ हो। ध्यान दीजिएगा, विलयन चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। जैसे ये कोई विलयन है, ठीक है, तो इस विलयन में क्या है, पानी और चीनी डाला गया है, उसका मिश्रण है। तो इसमें क्या ऐसा विलयन जिसमें पास से विलेय पदार्थों का आकार यानी कि चीनी का जो आकार है कितना है, इसमें जो पास से चीनी का आकार है कितना है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम हो, तो ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहेंगे। मतलब इसमें जो विलेय का जो आकार है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, ये याद रखना, मेन पॉइंट यही है, ठीक है। इसका आकार 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से कम होता है, तो ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। इस प्रकार के फिल्टर पेपर या चर्म पत्र पर पत्र जंतु जिलों को पार कर जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज इसी का उदाहरण होता है। अब और जो यहाँ पर थोड़ा सा कोलाइडे विलयन में, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों का साइज वास्तविक विलयन के आकारों से अधिक होता है, जैसे इसमें जो था वास्तविक विलयन के आकारों से क्या है, अधिक होता है, अर्थात कहने का मतलब 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁻सेंटीमीटर के बीच होती है, तो ये जो आपका कोलाइडे विलयन कहलाता है। देखो ये आप लोग कहोगे बड़ा कैसे हुआ सर, है कि 10⁻⁷ ना बड़ा था, 5 कहाँ से आ गया मेरे प्यारे, 10⁻⁷ बड़ा के 10⁻⁵, बताओ कौन बड़ा, तो कहोगे 10⁻⁷, नहीं, ये ज्यादा कर्ज लिया हुआ, कम कर्ज लिया हुआ, इसलिए बड़ा हुआ, ठीक है, ये बड़ा हुआ, जितना माइनस में कम रहेगा उतना वो अधिक होगा, ठीक है। ये आपका होता है, तो ये आपका कम क्या होता है, अधिक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडे विलयन कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइडे विलयनों का साइज नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे खून, गोंद, जेली इत्यादि। चलो आज निलंबन क्या है, ऐसा विलयन जिसके कणों का साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग निलंबन कहेंगे, क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। इनके आंखों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये सब देखो, ये बुक में आपको बढ़िया दिया हुआ है, ऐसे तो हम आपको करवा दे, 2 नंबर पूछेगा, आराम से बन जाए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मुझे पता है ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, ये मैंने प्रयास किया जानबूझ के इस चैप्टर को जल्दी से लिया जाए, ठीक है, इससे उतना खास नंबर का पूछा तो नहीं जाता है, झूठ का है आपके समक्ष बोले, ठीक है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपका कभी कभार पूछ देता है बहुत सारा क्वेश्चन, फिर भी आपको याद रखना, ठीक है। देखो नॉलेज के लिए पढ़ना, नंबर के लिए नहीं, ठीक है, नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। देखो पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोगों को कांटेक्ट करना है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा और आपको बेहतरीन तैयारी करना है।
एकदम टॉपर बने। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।